So just give me 2 more minutes. There is some connection issue. Meanwhile, you guys can start your virtual machine. I'm also starting the same. So today we will be doing the further advanced hands-on for the Spark. So before we start that, do you guys have any question? Aditi, Gomini, in the last class we were discussing about the cloud computing, AWS and all. So do you have anything to ask? Like अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो S3 वगैरह के बारे में? Anything in particular, like anything related to cloud or Python? Okay, Aditi. Okay, so if you don't have a question, I'll ask few questions. Meanwhile, my virtual machine is starting. So can any one of you tell me the difference between the transformation and action? In Spark, whenever you have an RDD, if you remember, you do two kind of operations. Either it is an action or a transformation. दोनों में फर्क क्या होता है? Aditi, Gomini, if you can ping me. So transformation action is when मतलब जैसे वो जो select stars जैसी कोई command होगी, मतलब जब मैं उसको finally बोलती हूँ कि ये चीज मुझे आप लाके दो सिस्टम से, so that is action. but उसके behind जो भी चल रहा होता है जब हम कुछ insert कर रहे हैं या something, वो transformation होती है. Okay, okay. Gomini, any input? You remember that? So see, okay, no problem. So Aditi, yes, you are almost correct. So जब भी हम Spark में काम करेंगे, the biggest benefit of working in Spark is the concept of DAG, right? आपका एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनता है. अब इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक फाइल है, ठीक है, और उस फाइल के ऊपर आपको एसक्यूएल क्वेरी चलानी है. तो नॉर्मली या तो ये तरीका है कि हाइव में मैं उस फाइल को पहले लोड कर दूं और उसके बाद उस पर एसक्यूएल क्वेरी चलाऊं. बट प्रॉब्लम ये है कि हाइव में मैप रिड्यूस चलता है. तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कि आपको पहले हाइव का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर मैप रिड्यूस चलाना पड़ेगा, स्पार्क ने आपके लिए सारा काम इजी कर दिया कि डायरेक्टली एक फाइल के ऊपर आप एसक्यूएल क्वेरी चला सकते हो. ओके, लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि आपकी एसक्यूएल क्वेरी किस टाइप की है या आपका एनालिटिक्स किस टाइप का है. जैसे कि मान लो आपके पास एक फाइल में 100 रिकॉर्ड है और आप उसमें से फिल्टर करके 10 रिकॉर्ड तो सिर्फ 90 रखना चाहते हो. तो इससे स्पार्क क्या करता है? स्पार्क ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि फिल्टर करना है आपको डेटा, राइट? तो वो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कोई एक्शन नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज, अब आप क्या चाहते हो कि दो कॉलम्स को ऐड करके एक नया कॉलम बनाना चाहते हो. जैसे कि मान लो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके आप फुल नेम बनाना चाहते हो. अगेन ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, वेयर यू जस्ट वांट टू कंकैटिनेट टू कॉलम्स, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो थिंक ऑफ एनीथिंग जहां आप कोई
ऑपरेशन कर रहे हो लॉजिकल, जो सिलेक्ट क्वेरी में आप करते थे, लाइक मे बी a प्लस बी और a डिवाइडेड बाई b, यू आर डूइंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ कॉलम, वो सब आपके ट्रांसफॉर्मेशन हैं। आप कोई फिल्टर कंडीशन चला रहे हो या आप डेटा को सॉर्ट कर रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन एक्शंस क्या होते हैं? जब आप एक्चुअली कहते हो कि मुझे डेटा प्रिंट करके दो, जैसे प्रिंट कमांड हो गई, शो कमांड हो गई, कलेक्ट कमांड हो गई, जो हमने लास्ट क्लास में किया था व्हेन वी वर वर्किंग ऑन पाइस्पार्क, वो एक्शंस हैं। एक्शंस का मतलब क्या होता है? एक्शन कहते हैं कि अब मुझे डेटा देखना है, शो मी द डेटा। एक्शन इज नॉट डूइंग एनी कंप्यूटेशन एज सच। कंप्यूटेशन जब भी आप कर रहे हो वो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन एक्शन क्या है? शो मी द डेटा, फाइनल डेटा। सो whenever you run actions, actually a PySpark job executes. PySpark जॉब या स्पार्क जॉब तभी चलती है जब आप एक्शंस रन करते हो। जब आप ट्रांसफॉर्मेशंस रन करते हो तो बैकएंड पे कोई स्पार्क जॉब नहीं चलती। जो हम यूआई ओपन करके देख रहे थे लास्ट क्लास में, विच वी विल सी अगेन, तो यू आर गेटिंग इट राइट। ट्रांसफॉर्मेशंस किसी भी फाइल पे या डेटा पे जब तक आप लगाओगे, कोई मैप स्पार्क जॉब नहीं चलेगी। नो स्पार्क जॉब। Spark job will only and only execute when you run a action. An action is like collect, count, print, show. We will see that. But Gomini, is that clear कि ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्शंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? Okay. Another thing before we again go into the hands-on, whenever I have given you a file and you want to do analytics on that file, the best way is using Spark because it is very fast. Okay, and also फाइल के ऊपर आप डायरेक्ट एसक्यूएल चला सकते हो स्पार्क यूज करके। दो तरह के ऑपरेशंस हो गए हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस। एंड देन we also understand that there is a concept of lazy evaluation. वो भी सिमिलर है कि जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशंस चलाते चले जाते हो कोई मैपरेड्यूस जॉब नहीं चलता। मतलब स्पार्क इज लेजी, वो सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेशंस की इंफॉर्मेशन सेव करता चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन को कॉल करते हो तो वो एक्चुअली में इन्वोक करता है सारे आरडीडीज को या सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्चुअल में रन करने के लिए। ओके, so I'm just starting my virtual machine. Meanwhile, if your virtual machine is started, you can open PySpark in that. एंड गोमिनी, लास्ट टाइम जो मैंने आपको MySQL का लिंक दिया था, क्लाउड लिंक, वो लिंक तो सही था, प्रॉब्लम वाज विद द पासवर्ड। द पासवर्ड वाज रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट एबल टू कनेक्ट। So in any other session, I will again share with you, and you can connect to that machine. So I reset the password and it connected. So just open your PySpark and give me 2 minutes. My machine is just starting.
Okay, so I am again repeating the architecture ones which we discussed in the last class when we were working on Spark. So Spark में whenever you submit your program, a driver program gets started. Okay, Spark में कभी भी जब आप काम करोगे, आपका जो प्रोग्राम आप सबमिट करते हो, it goes to the driver. Okay, driver starts a process known as Spark context. हमने देखे थे दो context बनते हैं, एक Spark context और एक Hive context. Okay, and this Spark context talks to Yarn or the cluster manager to see which resources are currently available. Worker node क्या है? आपके data nodes हैं. Okay, so whenever you submit a program, that program first talks to the name node. Here you can say that it is my driver program. Driver program talks to Yarn to see कि मेरी कौन सी data nodes खाली हैं जिन पे मैं अपने प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ. यहाँ डेटा नोड्स को हम वर्कर नोड्स कहते हैं. वर्कर नोड्स में मेरी प्रोसेस चल रही हैं. जो प्रोसेस चलती हैं वो एक तरह के कंटेनर के अंदर चलती हैं, एक बॉक्स के अंदर चलती हैं जिसको मैं एग्जीक्यूटर कहता हूँ. ये एग्जीक्यूटर तब तक ही अलाइव रहता है जब तक कि आपकी प्रोसेस चल रही है. ठीक है, मतलब अगर आपने मान लो एक प्रोग्राम सबमिट किया कि मान लो आपको स्पार्क में मशीन लर्निंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो प्रोग्राम जो है वो पहले ड्राइवर के पास जाएगा, ड्राइवर उसको यान से बात करेगा और अल्टीमेटली प्रोग्राम चलेगा कहाँ पे? वर्कर नोड पे या डेटा नोड पे. लेकिन प्रोग्राम अपने आप में क्या है? प्रोग्राम है एग्जीक्यूटर. ठीक है, एग्जीक्यूटर एक तरह से आप मान के चल सकते हो एक कंटेनर है. जैसे मैप रिड्यूस में कंटेनर होता था, राइट? एप्लीकेशन कंटेनर होता था हमारे पास. तो ये कंटेनर है जिसके अंदर आपकी जॉब चल रही है और जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो ये कंटेनर जो है किल हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूटर विल बी नो मोर अवेलेबल. अब दूसरी बात ये है कि एग्जीक्यूटर के अंदर आपकी टास्क चलती हैं. जैसे वहां मैप रिड्यूस टास्क होती थी, यहाँ पर ये हमारी टास्क होती हैं. तो आप मैप रिड्यूस और स्पार्क को थोड़ा रिलेट करोगे तो यू विल गेट इट इजीली that first there is this master which is running on the name node known as driver program. Okay, this will talk to Yarn or the cluster manager to see that okay किस किस नोड पे मेरा डेटा पड़ा है, कौन सी नोड्स खाली हैं जिन पे मैं चला सकता हूं. तो वो मेरी वर्कर नोड हो गई. ठीक है, और इन वर्कर नोड पे जब एक्चुअल में वो प्रोग्राम चलेगा तो वो एक कंटेनर के अंदर चलेगा जिसको हम एग्जीक्यूटर कहते हैं. और इस कंटेनर के अंदर आपके मल्टीपल टास्क चलेंगे. टास्क आप मान के चलो जैसे आपके मैं कहता था कि मैप्स चल रहे हैं या रिड्यूसर्स चल रहे हैं, वो टास्क होते थे. लेकिन यहाँ ऐसे अलग से कुछ मैपर्स या रिड्यूसर्स नहीं होते. एवरीथिंग इज अ टास्क. द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कैशे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि स्पार्क जो है बहुत ज्यादा मेमोरी को यूज करता है. तो ये जो जिस डेटा नोड पे चल रहा है उसकी कैशे का कुछ पार्ट रिजर्व कर लेता है हर एग्जीक्यूटर. मान लो कि अगर इस डेटा नोड के पास 10 GB की रैम है तो ये एग्जीक्यूटर कहेगा कि 1 GB की रैम तो मैंने अपने लिए रिजर्व कर ली. लेकिन सारी वो ये रिजर्व नहीं करेगा क्योंकि इस मशीन पे हो सकता है कि और भी प्रोग्राम चल रहे हो तो उन्हें भी मेमोरी चाहिए, राइट? लेकिन जब बहुत सारे प्रोग्राम चलने लग जाएंगे और नए प्रोग्राम्स को मेमोरी नहीं मिलेगी, मान लो इस वर्कर नोड पे, तो आउट ऑफ मेमोरी आना शुरू हो जाता है. स्पार्क में सबसे बड़ा और सबसे कॉमन इशू है आउट ऑफ मेमोरी. ओके, सबसे कॉमन इशू है जो आउट ऑफ मेमोरी आता है, वो इसीलिए आता है कि आपके इतने ज्यादा प्रोसेसेस एक डेटा नोड पे चल गए. प्रोसेस का मतलब है मान लो राहुल ने भी एक प्रोग्राम सबमिट कर दिया, आदिति ने भी कर दिया, गोमिनी ने भी कर दिया और वो जाके सेम ही वर्कर नोड पे चल रहा है. लेकिन अब सब थोड़ा थोड़ा मेमोरी लेने की कोशिश करेंगे, सबको तो मिलेगी नहीं. तो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ लोगों के प्रोग्राम्स फेल होने शुरू हो जाएंगे सेइंग दैट देयर इज नो मेमोरी और मेमोरी इज लाइक आउट ऑफ मेमोरी हो गया आपका मशीन. तो इसलिए स्पार्क में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो नोड्स हैं वर्कर नोड्स, उनकी रैम ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर नोड्स. मतलब अगर मेरे पास 100 नोड का क्लस्टर है, रिमेंबर 100 नोड का क्लस्टर है, तो ऐसा हो सकता है 50 नोड की मेमोरी बहुत ज्यादा है क्योंकि जब भी स्पार्क चले तो मैं कहता हूं इन 50 नोड पे ही चले. दिस लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी डन कि भाई सब पे ना चले. अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता
सारे नोड की मेमोरी इंक्रीज करना। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पार्क के लिए दे डेडिकेट certain machines, okay, but this architecture is most important. So whenever you submit a program, it will talk to the driver. The driver always have a Spark context which is running, right? This Spark context will talk to the cluster manager and then ultimately your job will start. और जब जॉब्स या टास्क जो कंप्लीट होनी शुरू हो जाएंगी उसके बाद आपके पास रिजल्ट ये स्पार्क कंटेक्स्ट के थ्रू ही वापस आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और हमने दो कंटेक्स्ट की बात की थी पिछली क्लास में, स्पार्क कंटेक्स्ट एंड हाइव कंटेक्स्ट। देयर वर टू कंटेक्स्ट। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस आदित्य। अगर आप कह रहे हो कि जो है स्पार्क का जब हम प्रोग्राम सबमिट करते हैं सो इट टॉक्स टू यार्न, यस, तो फिर मैप रिड्यूस कैसे नहीं चल रहा है इसमें? मतलब यार्न में तो मैप रिड्यूस होता है ना। ओके ओके देखो, तो मतलब क्योंकि हाँ, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। देखो होता क्या है, ये मोस्टली लोग पीपल थिंक कि यार्न मींस मैप रिड्यूस। नो नो नो, yarn is yet another resource negotiator। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। आपके पास पहले MapReduce 1.0 होता था, फिर MapReduce 2.0 आया। तो 1.0 में प्रॉब्लम क्या थी? 1.0 में भी MapReduce चल रहा था, 2.0 में भी MapReduce ही चलता है, लेकिन 1.0 में प्रॉब्लम ये थी कि आपके जो रिसोर्सेज थे उनको हैंडल करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल सर्विस नहीं थी। जॉब ट्रैकर को ही सारा काम करना पड़ता था, राइट? 1.0 और 1.0 में क्या होता था? एक जॉब ट्रैकर होता था, एक टास्क ट्रैकर होता था, राइट। जॉब ट्रैकर को ही सारा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो हैवीली लोडेड रहता था। तो जॉब ट्रैकर के काम आसान करने के लिए 2.0 में हमने जॉब ट्रैकर को एक और एडिशनल सॉफ्टवेयर या सर्विस प्रोवाइड करी जिसको हम कहते हैं यार्न। और हमने बोला कि अब से जो भी रिसोर्सेज हैंडल होंगे वो यार्न करेगा। गेटिंग इट? यार्न का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो रिसोर्सेज हैंडल करेगा। मैप रिड्यूस अभी भी चल रहा है। क्लियर अदिति? नॉट रियली, मतलब और यार, हाँ हाँ बोलो। यार्न में वो तो मुझे पता है कि बाइफर्केशन होती है, सिर्फ टास्क मैनेजर और वो ही नहीं रहते हैं, बट अल्टीमेटली तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस ना। ओके ओके ओके, सी कंसिडर इट लाइक, आप ये सोचो कि आपकी आपकी कंपनी है, फैक्ट्री है जिसमें एक प्रोसेसेस चल रही हैं पहले से, ठीक है? प्रोसेसेस तो वैसे ही चल रही हैं अभी भी, लेकिन अब क्या था कि वो प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपने बाहर से एक नया सुपरवाइजर हायर कर लिया, ठीक है? प्रोसेसेस फैक्ट्री में मशीन्स अभी भी वही हैं, मशीन्स में कोई चेंज नहीं आया। एक नया सुपरवाइजर आ गया जो सिर्फ ये देख रहा है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो सुपरवाइजर इससे पहले किसी और कंपनी में काम करता था। दैट मीन्स यार्न मैप रिड्यूस से पहले भी है। मतलब यार्न लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं फॉर मैनेजिंग द सर्वर्स। यार्न का मैप रिड्यूस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बस ये किया कि उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा सर्वर हैंडलर है यार्न, तो ऐसा करो कि उसको यूटिलाइज कर लो हडूप पे। तो उन्होंने वो यार्न मार्केट से लिया और उसको हडूप के साथ मैप रिड्यूस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। मतलब इट इज नथिंग विच वाज क्रिएटेड ओनली फॉर मैप रिड्यूस। अब यार्न करता क्या है? यार्न सिर्फ इतना करता है कि ये देखता है कि कौन सी मशीन खाली है, किस पे इस समय लोड ज्यादा है। तो वो सिर्फ लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है कि किस मशीन को किस समय क्या काम करना है, एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है। इट्स लाइक अ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, राइट? हाँ ओके, यस सर, गेटिंग इट्स इट? क्लियर। यस। तो अब मैं कहता था कि भाई मुझे 50 मैप रिड्यूस जॉब चलानी है, तो 50 मैपर चलाने हैं, तो यान के पास जाता था और यान कहता था कि भाई यहाँ चला लो। अब यान नहीं होता तो जॉब ट्रैकर बताता। गेटिंग इट?
तो अब यान इज अ वेरी गुड थिंग, तो यान तो इन्होंने रखा स्पार्क ने भी कि भाई अब फिर से क्या है, चलाना मुझे टास्क हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर भी टास्क ही चलेंगे ना ये। तो जब आपका प्रोग्राम चलेगा वो कहेगा भाई मुझे ये टास्क चलानी है, तो यान कहेगा ठीक है भाई ये नोट्स खाली हैं इन पे चला लो बस। यान का इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो टास्क किस टाइप की हैं, चाहे वो मैप रिड्यूस की हो चाहे वो स्पार्क की हो। इट जस्ट सी की विच क्लस्टर इज अवेलेबल एंड विच इज नॉट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आएगा कि भाई क्लस्टर मैनेजर के पास एक स्पार्क की जॉब आएगी कि मुझे कम से कम ऐसी मशीन तो जरूर देना कि जिसपे भाई आपका 10 GB का रैम हो, जबकि मैप रिड्यूस जॉब कहेगी मुझे कहीं पे भी चला दो जो भी फ्री है, राइट। तो मतलब क्लस्टर मैनेजर इज वेरी इंटेलिजेंट कि किसको कहाँ पे भेजना है, किसके लिए क्या सही जगह है, जो एक सुपरवाइजर करता है। ओके ओके, सो मूविंग अहेड, okay, so again, as we were discussing in the previous class, whenever you are working on Spark, this framework is very important. ओके स्पार्क का पहले हमने आर्किटेक्चर की बात की थी, जिसमें आपका ड्राइवर है, क्लस्टर मैनेजर है, एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर के अंदर टास्क चल रहे हैं। यहाँ पर आपका है फ्रेमवर्क कि स्पार्क कैन टॉक टू एनीथिंग, मतलब स्पार्क को यूज करके हम आपके लिनक्स की फाइल्स भी रीड कर सकते हैं, एचडीएफएस की फाइल्स भी रीड कर सकते हैं। और ये S3 अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, राइट। दिस इज नथिंग बट Amazon AWS S3. Okay, that is so powerful nowadays. RDBMS, any database you can connect to, any NoSQL you can connect to, whether it's Cassandra, DynamoDB, HBase, anything. लेकिन स्पार्क के फ्रेमवर्क को मैनेज कौन कर रहा है? यार्न। सी, बट अभी यार्न के कॉम्पिटिटर्स भी हैं मार्केट में, जैसे मेजोज है। पीपल मे आस्क यू, सो यू जस्ट रिमेंबर यार्न देन मेजोज एंड स्पार्क ने क्या किया, स्पार्क ने अभी अपना खुद का भी एक शेड्यूलर दे दिया है। तो आने वाले समय में ये इसी को ग्रूम करेंगे, मतलब वो यार्न भी हटा देंगे अपने पूरे आर्किटेक्चर में, मेजोज भी नहीं, इट विल बी स्पार्क शेड्यूलर। अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पार्क इज स्पार्क कोर। जो हमने पिछली क्लास में स्पार्क के आरडीडीज बनाए थे या स्पार्क कंटेक्स्ट पे जो काम किया था वो स्पार्क कोर है। अल्टीमेटली अगर आपको स्पार्क कोर पे काम करना आ गया, स्पार्क कोर का मतलब क्या है कि आपने लोकल फाइल्स या एचडीएफएस की फाइल्स रीड करना सीख ली, आरडीडीज वगैरह, लेजी इवेल्युएशन, एक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं स्पार्क के। उसके ऊपर आई टोल्ड यू कि हम स्पार्क को यूज करके एसक्यूएल भी चला सकते हैं, मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, एमएल मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, ठीक है। ये है ग्राफिकल डेटा, अगर आपका ग्राफिकल डेटा है जैसा Neo4j वगैरह होता है तो उसकी भी प्रोसेसिंग कर सकते हो। और स्ट्रीमिंग, मतलब अगर आपको काफका फ्लूम वगैरह से इंटीग्रेट करना है तो वो भी कर सकते हो। और अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास टॉप पे? स्कैला, जावा, पाइथन एंड आर, right? All these languages are available, but R is only and only for ML machine learning, nothing else. R सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए है, लेकिन पाइथन या स्काला को यूज करके आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो स्पार्क सीक्वल हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो या कोर हो। रिमेंबर दिस, लेकिन R is only and only for ML
Okay. So now, this is the most important concept. Okay, of all the concepts, this DAG is the most important concept. So what happens is, आपने कोई भी प्रोग्राम अगर सबमिट किया, any program that you submit in your cluster, when it is running on your executor, how it actually gets stored in memory. जो कैशे है, कैशे में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होती है. तो ये जो डैग है जो यहाँ दिख रहा है आपको, this is actually the information stored in the cache of each machine. Let me explain you. First, let me understand what he's trying to do. Okay, simple. Okay, so Aditi Gomini, if you see here, what's happening is, ये दो डेटा सेट्स को या दो RDDs को ज्वाइन कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली आई विल एक्सप्लेन यू. सी व्हाट्स हैपनिंग. पहले तो समझते हैं हम डैग होता क्या है. इसने एक पैरेललाइज फंक्शन यूज किया. अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो, हमने पिछली क्लास में किया था sc.parallelize, जो आपको एक RDD बनाकर देता है. तो इसने पहले एक RDD बना ली, फिर उस RDD पे कुछ फिल्टर ऑपरेशन किया. ये वो कुछ डेटा फिल्टर आउट कर दिया. फिर उसने उसके ऊपर एक ऑपरेशन है मैप ऑपरेशन. मैपर रिड्यूसर नहीं है, ठीक है, ये मैप ऑपरेशन होता है. आई विल टेल यू. तो अगर पहली बात आप देखोगे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट मीन्स इट इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. डायरेक्टेड बिकॉज एक ही डायरेक्शन में है. एसाइक्लिक बिकॉज कभी भी आप देखोगे तो कोई भी चीज साइकिल में कंप्लीट नहीं हो रही. मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंच रहे हो कभी भी. सो कोई साइकिल कभी नहीं बन रही कहीं पे भी. एवरीथिंग इज एसाइक्लिक एंड दिस इज अ ग्राफ. अभी आप स्टेजेस को छोड़ दो, क्या हो रहा है पहले समझते हैं हुआ क्या. उसने पहले एक RDD बनाई, पैरेललाइज फंक्शन. ये एग्जैक्ट फंक्शन का नाम है. ओके, तो अगर आप याद रख लोगे तो आपको आगे काम आएगा. पैरेललाइज मतलब उसने एक RDD बना दी, फिल्टर कर दिया, फिर कोई मैप ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर दी. ओके, फिर उसने एक रिड्यूस बाय की, उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन चलाई. मतलब आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि ये क्या है, बट यू अंडरस्टैंड कि उसने एक और ट्रांसफॉर्मेशन चलाई, फिर उसने कुछ मैप ट्रांसफॉर्मेशन चलाई. बस ये उसका फाइनल काम हो चुका है, डन है यहाँ पे. उसके बाद देख रहे हो तो ये क्या है, ये डॉटेड एरो जो जा रही है वो कह रही है कि एक जॉइन फंक्शन उसने कॉल किया या जॉइन ट्रांसफॉर्मेशन उसने कॉल किया. लेकिन ज्वाइन करने के लिए मुझे एक और RDD चाहिए, कम से कम 2 RDD को तो ज्वाइन करूंगा. तो आप ये देख रहे हो, ये जो स्टेज 3 है उसमें उसने फिर से पैरेललाइज मतलब एक नई RDD बनाई, उसमें कुछ फिल्टर किया होगा, फिर उसने कोई मैप ऑपरेशन चलाया. वी विल डू ऑल दिस थिंग्स एंड देन ये जो फाइनल स्टेज है उसके बाद उसने इसको भी ज्वाइन के लिए भेज दिया. तो ये जो ज्वाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसने क्या किया कि बोला कि भाई मुझे पहले मतलब ये वाला सारा डेटा चाहिए और ये वाला डेटा चाहिए. जब तक ये दोनों डेटा नहीं आएगा ज्वाइन ऑपरेशन आगे कुछ कर नहीं सकता. फिर ज्वाइन, अच्छा ज्वाइन में ये एक डॉटेड और एक सॉलिड एरो का फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं. कि ये जो स्टेज 3 वाली RDD है ना, एक्चुअली उसने बोला कि मुझे ज्वाइन करना है. अल्टीमेटली देखो, अगर 2 टेबल को ज्वाइन करना है तो उसमें एक मास्टर होता है और एक सॉर्ट ऑफ होता है कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टेबल होता है. एक मेन टेबल होता है हमेशा किसी भी ज्वाइन में. एक मेन टेबल होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री टेबल होता है. जैसे कि मान लो मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है और मेरे पास एड्रेस टेबल है, और अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करके हर एम्प्लॉय का एड्रेस निकालना है. तो मेन टेबल तो एम्प्लॉय टेबल हुआ ना, दूसरा टेबल तो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री टेबल है जहां से मैं एड्रेस लेकर आ रहा हूँ. ओके, तो दैट मीन्स कि कभी भी अगर मैं ज्वाइन करूं इन दोनों टेबल को तो एम्प्लॉय टेबल में डेटा गलत नहीं होना चाहिए, एड्रेस टेबल में थोड़ा डेटा मिसिंग भी होगा चलेगा.
कि भाई कुछ एम्प्लॉय का डेटा नहीं आया, तो दैट मीन्स एम्प्लॉय टेबल इज मेन and address table is complementary. So similarly here, I don't know which these two data sets are, but the solid arrow here says that this RDD actually initiates the join operation. उसने start किया, मतलब जब ये RDD बन गई, इसने बोला मुझे कुछ additional information चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? ये dotted arrow वाली path से आएगी. तो ultimately ये आपकी master table रही होगी, और ये डॉटेड वाली से उसने बोला होगा मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, अब ये देख रहे हो, ये जो भी बन रहा है ये पूरा एक डैग बनता चला जा रहा है. ओके, और ये मेमोरी में सेव होता चला जा रहा है, क्योंकि एवरीथिंग यू सी हियर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, नो एक्शन. तो ये डैग अभी तक रन नहीं हुआ है. अब ये ब्लैक डॉट्स जो है ये कुछ और उसने ऑपरेशंस किए होंगे मान लो, बट एट द एंड मान लो लास्ट में यहां पर at the end after this particular dot he calls some action like dot collect or dot show. So at that time my actual execution will happen. जब तक कि आपका एक्शन कॉल नहीं होगा, मान लो यहाँ पे कोई कलेक्ट फंक्शन कॉल नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कोई कलेक्ट फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक आपका ये डैग मेमोरी में ग्रो करता चला जाएगा. लेकिन जैसे ही आपने कहा कि शो मी द डेटा, कलेक्ट द डेटा, तो एट दैट टाइम इट विल रन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल सी भाई व्हाट ऑल थिंग्स नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड. तो एक तो ये पूरा पाथ एग्जीक्यूट होगा ग्रीन वाला, और एक और पाथ एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला है, विच इज दिस वन, राइट, दिस एंटायर पाथ. तो अल्टीमेटली आपके दो पाथ एग्जीक्यूट होंगे ये डेटा शो करने के लिए. Before I go ahead, this is the most important concept of, okay, so Aditi, Gomini, is it making sense now visually how a DAG look like? ऐसे ही DAG दिखेगा आपको जब हम UI पे भी देखेंगे किसी जॉब का. Gomini, is it clear? सर एक और क्वेश्चन है. ओके ओके, तो हम कहते Aditi, you are there? हेलो हेलो Aditi, I think you dropped or you're there? नहीं, आई केम बैक, वो इंटरनेट का इशू हुआ था. एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो Your voice is coming, Aditi. Aditi, I'll wait for your ping. I think if you're able to hear me or not. No, Aditi, you are not audible. Okay, it's fine, Aditi. If you can hear me, I think okay, I'll wait for you to rejoin. Okay. Meanwhile, let me check if my machine is started. सर, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो. And meanwhile, Gomini, just for your information, कभी भी एक बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जब हम बनाते हैं स्पार्क में, तो वो मल्टीपल स्टेजेस में ब्रेक हो जाता है फॉर बेटर हैंडलिंग. और ये मतलब लॉजिकली होता है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली होता है. देयर आर सम लॉजिक्स बिहाइंड इट, बट व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू स्टेजेस. इवन मैप रिड्यूस में भी ऐसा ही होता है. मैप रिड्यूस में भी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपने लिखा है तो वो इंटरनली स्टेजेस में ब्रेक हो जाता है. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज,
in Spark also, a bigger and a complex program splits into stages. अगर एक छोटा सा प्रोग्राम है तो वो एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, but complex programs splits across stages. These are just logical separations of your process. However, जब चलेगा तो आपका पूरा end to end ये सारा ही flow चलेगा एक साथ, जब आपका action आप कॉल करोगे. बट ये सारे जितने भी यहाँ लिखे हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ एक्शन आप दिखा दोगे तो वो डैग का पार्ट ही नहीं रहेगा, वो डैग एग्जीक्यूट करने के लिए होता है एक्शन. सो एक्शंस विल नॉट बी शोन हियर. Hello, sir, am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Aditi, are you back? 1 second. Aditi. Yes, sir. Can you hear me? So Aditi Gomi, am I audible? Okay. Aditi, I don't know, I'm not able to hear you, but since Gomin is able to hear you, that's perfect, fine. Okay, so now okay. So now if you see my screen, you can see these transformations, right? On the right hand side, map, flat map, filter, sample, union, right? Filter as in when you want to filter the data. Sample as in when you want to randomly select some random records out of your entire data set, right? And union, जैसे हम SQL में union करते हैं, right? दो data sets को union करके हम connect कर देते हैं. So my point is there are a lot of transformations available, there are a lot of actions available to us that we can use. And then there are transformations are further of two types, like narrow transformations and wide transformations. Narrow transformations मतलब कि आपने जितने रिकॉर्ड इनपुट किए उतने रिकॉर्ड आउटपुट आए. Okay, sort of you input the records, you get the same records. या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आरडीडी क्या होता है. एक आरडीडी
छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एज इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाता है। तो उसके जो इंटरनल पार्टीशंस हैं, ये जो ब्लू, रेड, ग्रीन आप देख रहे हो, ये क्या है? अल्टीमेटली आरडीडी के इंटरनल पार्टीशंस हैं। जैसे कि MapReduce में a file is split into blocks, in Spark a RDD is split into partitions. तो जब आपके पार्टीशंस में एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, मतलब कोई नए ट्रांसफॉर्मेशन, नए पार्टीशंस ना बने, उसी पार्टीशन के अंदर कोई ऑपरेशन हो जाए, तो वो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बट आप मान के चलो कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया जिसकी वजह से आपके पहले तो 4 पार्टीशंस थे, अब आपके 40 पार्टीशन हो गए, या अभी आपके 40 थे बाद में 4 हो गए। मतलब when your partitions are either increasing or decreasing, that are wide transformations, otherwise it is narrow transformation, 1-to-1 mapping, कि आपके पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन चेंज नहीं हो रहे। We will be seeing that now. So ultimately there are two things, transformations and actions, but transformations भी further 2 तरह के होते हैं, narrow and wide. Okay, so we are starting the hands-on. So you can also follow parallelly. Start the PySpark. So ultimately जितने ये start हो रहा है, I'm again telling you, Spark is the most important tool for a data scientist. इस पे हम डेटा एनालिसिस से लेके मशीन लर्निंग तक सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी फाइल्स के ऊपर डायरेक्टली SQLs भी चला सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। सो दैट्स व्हाई मेक श्योर यू नो दिस टूल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। ओके, बाकी कुछ आए ना आए, हाइव और स्पार्क ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। बस अगर ये 2 आते हैं, इट्स मोर देन इनफ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पार्क जब भी आप ओपन करते हो, उसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, एक होता है स्पार्क कंटेक्स्ट और एक होगा हाइव कंटेक्स्ट। इन्हीं को यूज करके हमें अपना सारा काम करना है। अभी स्पार्क का वर्जन यहाँ 1.3 है, बट मार्केट में 2.2 भी आ चुका है। और आपको याद होगा, जो मैं क्लाउड पे उस दिन मशीन बना रहा था, तो उस पर मैंने जब स्पार्क 2.4 यूज किया था और ज़ेपलिन के साथ यूज किया था, राइट? ओके, तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है स्पार्क कंटेक्स्ट को यूज करके हम आरडीडीज कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आरडीडी, मतलब जो भी आपका डेटा होगा वो आरडीडी में सेव होता है, और आरडीडी इंटरनल पार्टीशंस में स्प्लिटेड होता है। सिंपल, जैसे हडूप या मैपरेड्यूस में एक फाइल होती थी जो ब्लॉक्स में स्प्लिट होती थी, यहाँ आपका आरडीडी है। सो देखो, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, पैरेललाइज फंक्शन। पैरेललाइज फंक्शन क्या करता है? किसी भी लिस्ट को आरडीडी में कन्वर्ट कर देता है। ये एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नॉर्मल पाइथन लिस्ट है ये, which I told you when we were talking about Python Anaconda.
पाइथन लिस्ट है, लेकिन इस पाइथन की लिस्ट को we have to simply convert it into a RDD. Let's give it a name RDD1 equals to this. Okay. यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना होता कि ये इंटीजर है या ये varchar है, रिमेंबर, या ये स्ट्रिंग है, ऐसा हमें कुछ नहीं लिखना, बिकॉज हम पाइथन पे काम कर रहे हैं। पीछे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो पाइथन है, और पाइथन में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय लाइक अगर एज भी है तो मैं सिर्फ एज लिखूंगा, ऐसा नहीं लिखूंगा इंट एज। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा कि इट्स इंट एज। आई होप यू रिमेंबर दिस, राइट। पाइथन में डायनेमिकली वो अपना डेटा टाइप खुद ही डिसाइड कर लेता है। मुझे यहाँ सिर्फ बोलना है कि ये एक आरडीडी ऑफ एज है, एज इज इक्वल टू sc डॉट पैरेललाइज। तो मतलब एज नाम का मेरा एक आरडीडी बना रहा हूं, और उस आरडीडी में लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने पास किया। ओके, सो द प्रॉब्लम वाज यहाँ पर ये जो जीरो ले लिया इसने, वो इट डिड नॉट अंडरस्टैंड कि नंबर से पहले जीरो क्यों है। सो आई सिंपली रिमूव दैट जीरो। ओके, 0999 पे वो एरर कर रहा था, तो आई डिड 99। तो नाउ व्हाट हैपेंड इज, इफ यू सी, ये सबसे जो अभी डैग देख रहे थे आप थोड़ी देर पहले, राइट, उसमें पैरेललाइज फंक्शन दिख रहा था आपको। तो पैरेललाइज फंक्शन इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन टू कन्वर्ट एनी लिस्ट इनटू आरडीडी। इसका नाम पैरेललाइज क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली कर क्या रहे ये, जो भी आरडीडी बन रही है उस आरडीडी को छोटे छोटे पार्टीशंस में ब्रेक कर रहा है, और वो सब मेमोरी में ही स्टोर हो रहे हैं। आरडीडी एक्चुअली स्टोर्ड इन मेमोरी फर्स्ट, बिकॉज कैशे लेवरेज करते हैं यहाँ पे हम। तो मैप्रोड्यूस से फर्क क्या आ गया कि वहां सीधा ही चीज जाके आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाती थी। यहाँ आरडीडी फर्स्ट स्टोर्स इन द मेमोरी। पैरेललाइज का मतलब क्या है कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए इट इज अवेलेबल। क्योंकि कोई भी चीज अगर मेमोरी में है और प्लस वो छोटे छोटे पार्टीशंस में स्प्लिटेड है, तो हर पार्टीशन पे आप एक एक पैरेलल प्रोसेस चला सकते हो। लेट मी जस्ट प्रिंट दिस एज, सी व्हाट्स इट सेइंग, दिस इज एन आरडीडी, अ पैरेलल आरडीडी। पैरेलल का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आरडीडी छोटे छोटे पार्टीशंस में स्प्लिट हो गई है, और सारे के सारे पार्टीशंस मेमोरी में स्टोर्ड है फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। बट नाउ आई वांट टू सी द डेटा। So I told you to see the data I have to run a action, not a transformation. So let's say I am running this collect action. So now this will run a Spark job. See, it's running a Spark job to print me the data. And when it's running the Spark job, and if you can see this logs, it's running DAG. There is a DAG scheduler, okay, and internally that DAG will be executed on the data node or the worker node inside the executor, और अल्टीमेटली चलती क्या है, वो चलती हैं टास्क्स। तो ये है टास्क शेड्यूलर। तो आप अपने लॉग्स को भी प्रॉपरली देखो कि अल्टीमेटली there is a executor, okay, executor which is running a task, and which is the stage is 0.0, stage 0, task id is 1, task id is 0। जैसे हर मैप जॉब को या हर रिड्यूस टास्क का एक नाम होता था या नंबर होता था, यहाँ पर भी इंटरनली नंबर्स हैं। और ये देखो 656 बाइट्स रिजल्ट इज सेंट टू ड्राइवर।
ultimately result is sent back to whom? The driver. And once that is done, everything is finished, processing is finished. So I am telling you, remember ultimately होगा क्या? So whenever you submit any transformation, a DAG will get created, but as soon as it sees a action, the DAG will be executed. DAG will run. DAG will run where? On the data node or the worker node inside a executor. Inside a executor, an executor will run what? Task. And finally the result will be sent to whom? The driver. Okay, so let me just wait here. I'll ping you these codes. Please try to run these. Can someone speak? Actually, I am not able to hear. I don't know is issue at my end. Gomini, can you speak? I think I'm not able to hear Aditi. Then I'll reconnect otherwise. Hello. Hello, sir. Can you hear me? Okay, let me reconnect. Meanwhile, you just run these two queries and read the log. जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया है, just try to read the logs. जब भी आप लॉग रीड कर रहे हो तो इस चीज को दिमाग में रखो. देखो जो लॉग मैंने अभी समझाया कि सबसे पहले आपका जो डैग है वो चलेगा, एग्जीक्यूटर के अंदर चलेगा, टास्क चलेंगे और रिजल्ट वापस कहाँ जाएगा? ड्राइवर के पास. तो वही लॉग्स में आपको दिखेगा एग्जीक्यूटर, टास्क, ड्राइवर. So just have a look into it. I'm connecting back.
I'm back. So are you guys able to hear me? Okay, okay, perfect. Karan, can you make me present, please? Karan, you are there? Okay, thank you. One is the URL, the other one is. No, I got it. I got the. Okay, sir. It's right. Perfect. So are you able to run these queries, Aditi Gomini, which I pinged you? So we could run the queries, but वो जो नीचे आपका summary आया हमारा same नहीं आया वो. नहीं, मतलब ये फाइनली आउटपुट आया नहीं आया? बस आउटपुट आया, ये जो आपको ऊपर ये सब दिख रहा है ये सब नहीं दिख रहा हमें. ऐसे कैसे हो सकता है? You ran this collect function only? Yes, exactly the same. And what is your Spark version? Spark version is 1.6. That's not a different. So ठीक है, we will see that why it didn't came. सर Okay. मेरा एक क्वेश्चन था. बोलो. आपने जैसे हम देखते हैं कि इसमें लेजी इवैल्यूएशन है स्पार्क में. करेक्ट. तो स्पार्क पूरा पीछे जाके और फिर स्टार्टिंग से वो पूरा डैग चलाता है जब उसको कलेक्ट फंक्शन मिलता है या कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने को मिलता है. यस. तो फिर वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है जब वो इतनी पीछे जाता है सब कुछ करने. Very good, very good. Okay, so thanks for asking that. Keep asking these questions. 1 second, let me tell you. The problem is this machine hangs because of the virtual machine. I'll open that diagram again, okay? The DAG that I was showing you. Then I'll explain you. And Aditi, that's one of the most important question I would say, and that's the most important point why Spark is actually fast. Okay, so let it open. I'll explain. So let me open any DAG, for example, if this DAG was the one which we were discussing. So let me open this only. It will make more sense. Okay. So if you look at this DAG, what happens is, I told you
So what I told you was, whenever a DAG is stored, it's stored in the memory. First, that's the important point. Second is, a DAG is executed when you call an action. Okay. Now consider a scenario that इस particular case में join is one thing, but उससे पहले ये stage 3 वाला RDD अपने आप में एक कंप्लीट फ्लो है. मतलब मैप होने के बाद ये RDD का डेटा तो रेडी है ना. मतलब आप इस तरह से समझो, ये मेरा पहला RDD है. लेट मी शो यू ग्राफिकली. ये मेरा पहला RDD है जो कि यहां से होता हुआ यहां पर आकर रेडी हो चुका है. राइट, ये यहाँ पे रेडी हो चुका है, बस ये ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा है. सिमिलरली ये भी यहाँ तक आके रेडी हो चुका है, ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा है. यू बोथ अग्री टू दिस? This DAG stops here, this DAG stops here. The only point is they will wait for joining unless this join transformation will be called. Now take an example that there was some other process which actually collected this particular stage 3 RDD just to see its data. I said that okay, show me this particular RDD, what is its data before doing the join. In that case ये वाला DAG तो execute हो चुका होगा, सिर्फ इतना वाला part, because this is independent. Yes, understanding this DAG is independent. तो अब होता यह है कि अगर कोई DAG एग्जीक्यूट हो गया है तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है और बार बार एग्जीक्यूट नहीं होता. मतलब कल को इस DAG की जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा. इसका जो आउटपुट है वो ऑलरेडी मेमोरी में सेव हो चुका है. ठीक है. अब कल को मैं जब ये ज्वाइन कॉल करता हूं तो अल्टीमेटली इट विल गो बैक एंड सी कि भाई ये वाला आरडीडी मुझे चाहिए, लेकिन इस आरडीडी के लिए ऑलरेडी इसका डैग एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो उसको वापस एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जो किसी और ने एग्जीक्यूट किया होगा उसको रीयूज कर लेगा. Okay, sir. That is one thing. Second is similarly इस वाले RDD को, ये वाला जो RDD है, मान लो इसको भी मैं किसी और प्रोसेस ने कॉल किया था, मतलब इसके ऊपर किसी और ने भी कोई एक्शन चला दिया था, तो एक्शन तो सिर्फ डेटा दिखाता है ना. इस पूरे डेटा को चलाने के बाद जो भी डेटा रहा होगा वो उसने भी मेमोरी में सेव कर लिया होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को जब ये ज्वाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा इस पर्टिकुलर डैग में, इट विल नेवर एग्जीक्यूट दिस सब ट्री और सब सेक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से एग्जीक्यूटेड है. Let me explain you in a different way. One second. I am just creating a sort of this thing, a tree. I'm just trying to show you that. One second. Just give me a second. Okay. So let's take an example that this was my initial file that I had to read, and then I applied some filter, and this is another node of the tree that gets created. After that I apply another operation and another part of the tree is getting created. But from this particular node I applied some other operation. Okay, I applied some another operation and I get some another part. Here I get some another part. Okay, another part. It's like a tree. So it's like a tree. You are understanding this. I'm creating a tree. It just keeps creating a tree. मतलब मान लो मैंने आपको एक फाइल दी जिसके अंदर कुछ डेटा था, ठीक है, उसमें 10 कॉलम थे. मैंने बोला मुझे सिर्फ 5 ही कॉलम चाहिए, तो आपने उसके 5 कॉलम ड्रॉप कर दिए और जो नया ट्रांसफॉर्मेशन ने आउटपुट दिया, एक नया आरडीडी बना दिया जिसमें सिर्फ 5 कॉलम है, ये वाला.
लेकिन Yes, sir. लेकिन इसी फाइल में मैंने कहा मुझे 9 कॉलम चाहिए किसी और एनालिसिस के लिए, इस ओरिजिनल फाइल से ही। तो ये वाला जो आरडीडी बना इस साइड वाला, इसके अंदर कितने कॉलम है? 9। गेटिंग इट? Yes, sir. तो अब पेरेंट दोनों का सेम है। ये टैग इज नथिंग बट लाइक अ ट्री, ओके, अंडरस्टैंड दिस। ओरिजिनली फाइल सेम थी, लेकिन मैंने क्या किया, इधर 5 कॉलम रखे हैं, इधर 9 कॉलम रखे हैं। अब इन 5 कॉलम, ये जो 5 कॉलम है, इन पे मैंने कुछ फिल्टर कर दिया कि कंट्री कॉलम पे फिल्टर कर दिया। तो मेरे पास अब यहाँ जो डेटा आया इस अलग दूसरी आरडीडी में, वो कंट्री इक्वल टू इंडिया का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। Yes, sir. कंट्री इज इक्वल टू इंडिया का डेटा है। एंड देन फाइनली यहाँ पर मैंने एक एक्शन एग्जीक्यूट किया, एक्शन टू सी द डेटा। तो व्हाट विल हैपन, इट विल रन दिस पर्टिकुलर पाथ। ये वाला पूरा पाथ तो एग्जीक्यूट होगा, दिस ये टिल यहाँ तक ये पूरा पाथ एग्जीक्यूट हो चुका होगा। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब ये पाथ एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो मैं किसी भी इस पर्टिकुलर पाथ के किसी भी नोड को मेमोरी में परसिस्ट करा सकता हूं। उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, इस एग्जीक्यूशन को बोला कि तुम मेमोरी में स्टोर हो जाओ, तो कल को अगर कोई और यहां से ट्री निकलता है जिसको इस पर्टिकुलर डेटा की जरूरत है, वो इस पेरेंट तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने मेमोरी में परसिस्ट कर रखा है। let me explain again. This is one of the advanced concept here. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, मुझे क्लियर आ रही है। Okay, there was some echo. Okay. So Aditi, let me explain it again in some easy way. I am saying that this is my original file. Okay. On that original file, I applied some filter at the column level and got another node. मेरा ट्री बन रहा है ना एक तरह से, another node which give me only say 5 columns, ठीक है, सिर्फ 5 कॉलम देता है ये, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं इसमें से कंट्री इक्वल टू इंडिया का डेटा फिल्टर कर देता हूं, एक नोड बन जाती है डैग की, और कंट्री इक्वल टू अमेरिका का डेटा फिल्टर कर देता हूं, ये एक नोड बन जाती है डैग की, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्री इक्वल टू इंडिया है, मैं इसको कहता हूं भाई कलेक्ट कर लो, शो मी द डेटा, ओके। राइट। मैंने इस वाले को कलेक्ट नहीं किया है अदिति, ओके। लेकिन क्योंकि मैंने इसको कलेक्ट किया, तो ये वाला पाथ तो पूरा एग्जीक्यूट होगा पेरेंट तक, राइट। राइट। इट विल गो एंड गेट एग्जीक्यूटेड इन द पेरेंट। सो टुमारो व्हेन आई विल कम बैक एंड से कि इसका भी डेटा कलेक्ट करना है, इसका भी डेटा कलेक्ट करना है, कंट्री इक्वल टू अमेरिका, इट विल ओनली गो टिल दिस लेवल, बिकॉज जब ये पिछला वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था, ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट हो गया था ना, राइट। तो इसको जो डेटा था वो मेरा मेमोरी में कैशे हो चुका है। ओके। इससे मैंने अपनी एग्जीक्यूशन सेव कर ली ना, अननेसेसरली ऊपर, मुझे ऊपर तक सोर्स फाइल तक नहीं जाना पड़ा, जो एसडीएफएस फाइल होगी कोई। लेकिन मैप रिड्यूस में ऐसा नहीं होता, मैप रिड्यूस में ये सारे फ्लो एंड टू एंड चलते हैं। ओके। मतलब इज इट मेकिंग सेंस? यस सर, इट इज। ओके। दूसरी बात ये होती है कि अब इसी की मैं बात करता हूं कि मान लो इसको राहुल ने चलाया, राहुल ने ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट किया, मतलब एक्शन चलाया इसके ऊपर। अब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, अदिति ऑल्सो वांट्स टू सी दिस डेटा, तो अदिति ऑल्सो रहना कलेक्ट ऑन दिस, बट सिंस इट वाज ऑलरेडी रन बाय राहुल, तो मेमोरी में इसका आउटपुट ऑलरेडी पड़ा है, तो इट विल नॉट रन दिस फ्लो, एंटायर फ्लो, इट विल सिंपली डंप यू द डेटा because it was already executed by Rahul, and anyone who run after him, he will see that data. Yes sir, getting it. That's the power of memory, right? In memory processing हम इसीलिए करते हैं कि किसी भी कंप्यूटेशन का जो आउटपुट है वो मेमोरी में सेव रहे, और
किसी को भी यूज करना है तो जो पिछला वर्जन मेमोरी में था वो उसी को रीड आउट कर ले, इंस्टेड ऑफ री एग्जीक्यूटिंग द फ्लो अगेन एंड अगेन. ओके. So that's the another power of Spark. तो सर एक और सिनेरियो था जिसमें आपने एक फाइल रीड की थी और वो उसमें कुछ एरर शो नहीं हुआ था, बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. तो फिर जब आपने नीचे जाके उसको डंप किया था, मतलब जो कलेक्ट किया था जो फाइल का डेटा रीड करने के लिए, तो उसने उस टाइम शो किया था कि ये सब तो ये वाली फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती पाथ. Very good, yes, correct. So तो फिर वहाँ इसमें हाँ इसमें क्या प्रोसेस है फिर? बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो मैंने वहां बताई थी. देखो, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. पहली बात तो वहां कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी इवेल्युएशन आया. राइट. कि भाई जब आप एक्शन चलाते हो तभी ये डैग एग्जीक्यूट होता है और उस समय देखता है कि एक्चुअल में वो फाइल है भी कि नहीं है या नहीं. राइट. है ना. वरना तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे बता देना चाहिए था जब मैं उस फाइल को रीड कर रहा था कि ये फाइल नहीं होती, नहीं एग्जिस्ट करती. Right. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. राइट. हम्म. तो पहले तो लेजी इवेल्युएशन हो गया और डैग भी बन गया. Right. हो गया. ओके. बट जैसे आप इस वाले केस में कह रहे हो ना, क्योंकि ये अपने मतलब मेमोरी में सेव करता है तो कैशे हो जाते हैं, तभी हमारे पास जल्दी रिजल्ट्स आते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल. आई कैन नॉट रिलेट दिस थिंग उसके साथ कि वो तो मतलब जैसे मैं पहली बार ही चला रही हूँ तो स्पार्क तो हमने देखा है कि इट इज सो फास्ट. ओके ओके ओके. सो देखो, पहले तो उसी केस की हम बात कर लेते हैं जो आप अभी बात कर रहे थे कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तब तो एरर ही आ जाएगा, तो कुछ परसिस्ट ही नहीं होगा उस केस में. तो उस केस में तो हर बार बार दोबारा से नया नया चलेगा वो. राइट. करेक्ट. करेक्ट. अच्छा, अब जो तुम कह रहे हो कि कोई चीज जब पहली बार चल रही है एटलीस्ट तब तो कैशे में कुछ भी नहीं था. राइट. हाँ राइट. तब भी ये इतना फास्ट क्यों चल रहा है? इतना फास्ट क्यों है? करेक्ट. हाँ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये आपका जो फाइल्स होती हैं, इवन जो डेटा जिसको वो एक्सेस करता है, ये उसको भी मेमोरी में रखता है. इट्स नॉट ओनली द डैग विच इज केप्ट इन मेमोरी, इवन द डेटा विच इज ट्राइंग टू रीड, वो कुछ पार्ट ऑफ दैट डेटा को भी मेमोरी में रखता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका डेटा पहले मेमोरी में रीड होता है. अगर मेमोरी में अवेलेबल है तो इट्स ऑलवेज फास्ट ना. कोई भी सीपीयू प्रोसेसर पहले मेमोरी में डेटा रीड करता है. अगर मेमोरी में मिल गया तो इट इज फास्ट, लेकिन अगर उसे डिस्क तक जाना पड़ गया तो इट इज स्लो. राइट. दैट इज वन थिंग. दूसरी बात ये होती है कि मान लो पहली बार तो वो डिस्क से रीड करके ले आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग हो रही हैं वो मेमोरी में हो रही हैं. मतलब मैप देखो, मैप रिड्यूस में क्या होता था? मैप रिड्यूस में क्या होता था कि आपका जो भी मैपर फेज होता था, जो भी मैपर फेज चलता था आपका, उसका जो आउटपुट होता था वो डिस्क में जाता था. इट यूज टू गो टू डिस्क एंड जो रिड्यूसर्स होते थे दे यूज टू रीड इट फ्रॉम द डिस्क. मैपर्स आउटपुट used to go to disk and reducers were reading from the disk. But in Spark, when you read the file for the first time, it will be first checked in memory कि भाई वो मेमोरी में है या नहीं. अब मान लो मेमोरी में नहीं है, ठीक है, तो पहली बार तो वो मेमोरी में आएगी उठ के. Let's see this. हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज मैप रिड्यूस में प्रॉब्लम क्या होती थी कि आपके मैपर का जो आउटपुट होता था और जो रिड्यूसर को इनपुट मिलता था वो हमेशा इंटरमीडिएट डेटा डिस्क से आता था. मैपर यूज्ड टू राइट इन द डिस्क एंड रिड्यूसर यूज्ड टू रीड फ्रॉम द डिस्क. ओके. यस सर. So this intermediate data was the biggest problem, that why you are going to disk. But what Spark say, if say there is a mapper process for example, then it will not write into the disk, it will keep that data in memory so that reducer process will read it from the memory, so it will be very fast. Okay sir. So for example, if this executor is running, okay,
No, this is most important concept which you are asking. Definitely. See, this executor is running, okay, but Yes, sir. it want the file for the very first time. अब first time तो file इस कैशे में नहीं होगी. Right. It will be read from the disk and it will come and stored in the cache. ठीक है? Okay. Now say this task read this file, it will read it from the cache. But the output of this task will also be stored inside the cache, and this task will read this data from the cache. Yes, sir. जबकि पहले क्या होता था, मान लो ये वाली जो टास्क है, इसने जो भी प्रोसेस किया वो डिस्क पे डेटा राइट करती थी. यहाँ डिस्क है, मान लो आपके पास यहाँ पे देयर इज सम डिस्क, ओके, देयर इज सम डिस्क. और ये वाली जो टास्क है, अगर इसको सॉरी, इस वाली टास्क को अगर ऊपर वाली टास्क का आउटपुट चाहिए तो वो डिस्क से रीड करके ही लाएगी यहाँ पर. लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ये अपना डेटा कहाँ रही है, कैशे में, राइट. इवन अगर इस टास्क को भी बात करनी है तो ये सीधा उसके कैशे में से डेटा ले आएगी. सो कैशे टू कैशे डेटा रीड्स आर ऑलवेज वेरी फास्ट. You are avoiding this path, right? You are avoiding this path of going to disk. So that's another benefit or of this being very fast, that the intermediate data, जब टास्क आपस में एक टास्क का आउटपुट दूसरी टास्क को एज ए इनपुट चाहिए तो आप मेमोरी में ही रीड एंड राइट कर रहे हो, आप डिस्क पे रीड राइट्स नहीं कर रहे हो. Aditi, is it clear? Yes, sir. Clear. Any question? No. This is clear now. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमने पूछे यहाँ, कि देखो पहली बात कि प्रोसेस फास्ट क्यों है, क्योंकि एक टास्क का आउटपुट दूसरे टास्क को अगर भेजना है तो हम वो कैशे के थ्रू ही भेज देते हैं, हम डिस्क के थ्रू नहीं भेज रहे. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी बात क्या है कि अब इवन वो जो फाइल तुमने रीड की थी वो भी कैशे में आ गई. कल को किसी और को भी वो फाइल रीड करनी है ना, तो वो कैशे में से रीड कर लेगा. राइट सर. इवन टास्क का आउटपुट भी कैशे में आ गया अब, और पहली बार जो फाइल रीड हुई थी वो भी कैशे में आ गई. तो कल को किसी को उस टास्क का आउटपुट भी रीड करना है या पूरी फाइल भी रीड करनी है तो वो कैशे में ही है सब कुछ. करेक्ट. ठीक है. और दूसरी बात जो हमने डिस्कस की वो डैग लेवल पे थी, कि डैग लेवल पे क्या हो गया कि एक डैग का पर्टिकुलर पार्ट मैं मेमोरी में रख सकता हूं. मतलब जब भी एक डैग ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होता है तो उसे बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, वो मेमोरी में, मतलब इस पर्टिकुलर डैग का ये जो पूरा डैग चल रहा है ये यहाँ पर खत्म हुआ, तो हम इस फाइनल आउटपुट को मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि जिस दिन भी ज्वाइन हो, जिस भी दिन मुझे ज्वाइन करना है, सीधा सीधा ये डेटा उठ के यहाँ से आ जाए, मुझे ये पीछे का पूरा प्रोसेसिंग ना करना पड़े. राइट. राइट. Okay. So going back to the next point. So this was all about how the Spark works, how the DAG works. और इस कॉन्सेप्ट को हम परसिस्टेंस कहते हैं, कि डैग का एक पर्टिकुलर पार्ट मेमोरी में परसिस्ट हो जाता है, जिसको आप या तो उस पर एक्शन चला दो, इवन आप खुद से भी परसिस्ट कर सकते हो. मैं अभी आपको बताऊंगा. मतलब जरूरी नहीं है कि एक्शन चलने के बाद ही आउटपुट परसिस्ट हो, आप खुद से भी परसिस्ट कर सकते हो. लेट मी एक्सप्लेन यू. बट बिफोर दैट, स्पार्क कंटेक्स्ट आप देख रहे थे. स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरेललाइज was one of the way to create a RDD from the list. There is another function known as range. Range function. ये range function आपका पाइथन का फंक्शन है. ये क्या करेगा, 0 से लेके 19 तक की वैल्यू जनरेट कर देगा. अगर आपको रैंडम एक RDD बनाना है रैंडम नंबर्स का, you are
asked to create an RDD of random numbers, say random 100 numbers from, मतलब एक्चुअली वो रैंडम भी नहीं कहूंगा मैं क्योंकि वो रेंज है 0 से लेके 99 तक की वैल्यूज की. तो अल्टीमेटली दिस विल क्रिएट मी एन RDD and I will dot collect again, dot collect. So what this will do, first this range is a transformation which will generate a RDD, and collect is an action which will print the RDD. What happens is range and dot collect. Okay. So this is Spark context. One second. Okay, so this range function, because it's older version, it's not running here. It's there in the newer version. Let me just try once more. Just a second. So that's the problem. If you work on the older version, some of the functions will not work. But you just note it down, just write it somewhere with you. और अपनी मशीन पे चलाकर देख लो अगर आप लोगों की मशीन पे चल रहा है. बट ये 2.0 में चलेगा रेंज फंक्शन. लेट मी ट्राई. Okay, so just note it down. This will work in version 2.0. It is not working here. It simply do what? It will generate you numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 100. So that is another thing. But now what we are going to do is we are going to use Spark context dot text file to read a file. Actually, this is the most important part, that in real world you will not be doing this parallelize or range very often. Very rare you will be doing that. But होता है कई बार कि मुझे पैरेललाइज फंक्शन कॉल करना है. क्यों? आपको बोल दिया गया कि एक लिस्ट है, आपको एक लिस्ट दी गई है और उसको RDD में कन्वर्ट करना है, तो आप पैरेललाइज फंक्शन कॉल कर सकते हो. बट नाउ इम्पोर्टेंट इज you have a HDFS file or a Linux file, you want to read it in Spark so that you can run SQL on top of it. So this is the function sc.text file, and then within this we have to give the path of the file. So before we do that, first we see if there is a file available to us or not. So this is my local. Okay, I am first checking from the local machine. ls, there is no file here, so let me create a file. I am creating a file emp, and here pressing I am inserting some data, say employee ID, comma employee age, again employee ID, comma say employee age. I am simply just putting some random values. Okay, so my point is कि अगर मेरे पास कोई भी फाइल है Linux पे तो मैं उसे Hadoop में रीड कर सकता हूँ. तो मैंने एक EMP फाइल बना ली है, उसका कंटेंट एक बार हम देख लेते हैं. ये EMP फाइल है मेरे पास, बट इसमें लास्ट में एक स्पेस आ गया है. लेट मी रिमूव दैट बिकॉज वो बाद में आपको एरर थ्रो करेगा, इसलिए मेक श्योर कि आप डेटा को सही रखो. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो पहले यहाँ एक स्पेस था,
तो ये मुझे बाद में इश्यूज क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। तो अब मेरे पास सिर्फ 4 रोज हैं, कोई एम्प्टी रो नहीं है यहाँ, और ये लिनक्स पे है। तो पहले हम लिनक्स से रीड करके देखते हैं यहाँ पे, बट उसके लिए मुझे उसका पाथ पता होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी से पाथ पता लग गया कि होम में क्लाउडेरा में ईएमपी फाइल है। तो लेट्स सी व्हाट आई हैव टू डू हियर। The path was home Cloudera and file name was emp, right? But whenever you have to read a file from local, I hope you guys remember this is what we need to do always. अगर लोकल, अगर लिनक्स से फाइल रीड करनी है तो आपको ये कीवर्ड लिखना पड़ता है, ये फाइल कॉलन और 3 बार आपको ये फॉरवर्ड स्लैशेस देने होते हैं। मैंने ये फाइल रीड कर ली, उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। मान लो वेरिएबल का नाम भी मैं दे देता हूँ emp। फाइल रीड हो गई है, मतलब आरडीडी बन गया है मेरा। लेकिन अब क्या आरडीडी बना है, यहाँ पे देख रहे हो आरडीडी बना है मैप पार्टीशन आरडीडी, बट मुझे अब इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या कहूंगा emp.collect। अब ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये एक एक्शन है जो डैक को एक्चुअली में रन कर रहा है। सी it printed me the data, first row, second row, third row and fourth row. I hope this is clear. This is first row। ये U क्यों लगा हुआ है उनके आगे, तो वो कभी भी आप स्पार्क में ऐसे या पाइथन में कोई फाइल रीड करते हो तो उसकी हर लाइन के आगे वो U मतलब यूनिकोड कैरेक्टर, U मतलब यूनिकोड कैरेक्टर का सिंबल लगा देता है। बट ये सिर्फ दिख रहा है, ये डेटा में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, डेटा अभी भी सिर्फ ये सिंगल कोट्स वाला ही है। So before I do processing on this data, I want you to first try and read this file on your own also। तो हमने अभी पैरेललाइज फंक्शन देख लिया, देन स्पार्क कंटेक्स्ट का रेंज फंक्शन है जो इस वर्जन में नहीं चलेगा, हायर वर्जन्स में चलता है। बट दिस इज व्हाट यू शुड रन। कॉपी, आई एम पिंगिंग यू। ओके, सो मेरा वर्जन बहुत ही पुराना है 1.3, तो दैट्स नॉट रनिंग, बट आपको में चल रहा है विच इज गुड। ओके, तो वो रेंज अगर चल रहा है तो डॉट कलेक्ट करके उसका डेटा देख सकते हो। वो मतलब अगर आपने रेंज में 5 दिया तो 0 से 4 तक की वैल्यूज प्रिंट कर देगा, राइट। बट अब मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूजिंग स्पार्क कंटेक्स्ट आई एम reading a file and creating a RDD out of it। Okay, so first you also create a EMP file and then see the data। So do this, once it's done just ping me and then we will proceed।
Aditi, Gomini, is that done? Okay. Gomini, I'm just waiting if you're done. Okay. So once you are done with that, now what is the next thing that I'm telling you is, see, what happened here was when you read that particular line, this is my first line, this is my second line, right? Similarly, third line, fourth line. But if you see what is happening, each line is being considered as a single value, सिंगल कोट के अंदर 3,45 एक सिंगल कोट के अंदर है, मतलब वो उसने मर्ज कर दिया है उनको। लेकिन मुझे अब क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है। मुझे 3,45 को 3 and 45 में स्प्लिट करना है। तो अब कभी भी हमें देखो, होता क्या है कि एक आरडीडी क्या है, आरडीडी इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सो इफ दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू and I want to apply a function on each and every value of an RDD. अगर एक RDD के हर एक कंपोनेंट के ऊपर आपको कोई फंक्शन लगाना है तो हम मैप फंक्शन यूज करते हैं। मैप फंक्शन क्या करता है, मतलब emp is my RDD, emp.map for each entry of my RDD it will apply a function. Now what function I want, that is on to me. अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये हर एक वैल्यू जो यहाँ है इसको स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन दिस कॉमा, तो आई कैन अप्लाई अ फंक्शन विच इज स्प्लिट फंक्शन। बट द पॉइंट इज कि ये क्या है, व्हाट इज दिस लैम्डा। तो ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, पाइथन में लैम्डा एक्सप्रेशंस होती हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन ये बस एक कीवर्ड है। ये क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स मीन्स फॉर एवरी एंट्री inside the RDD, take that entry and split it. So if this is one entry, it will take this entry and x is nothing but 11,23. 11,23 is one record or one entry. It is saying take that entry and split it based on comma. That's what I have pinged you, and create a new RDD. So it will create a new RDD. And as soon as I click on collect, it will print me. Now if you see the difference, what happened here, it created a list, right? 11 के साथ देखो u अलग लग गया, 11 एक अलग रिकॉर्ड, एक अलग एंट्री हो गई, 23 एक अलग एंट्री हो गई। तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये जो है, लेट मी शो यू दिस।
Just try to run that map function. Similarly, there is filter function. We can filter, we can map, we can do a lot of things, but we'll go one by one. So Aditi and Gomini, if you see my screen, I am saying जब मैंने फाइल रीड की तो इस तरह से कंटेंट आ रहा है, जब मैंने फाइल रीड की तो इस तरह से मेरे पास आरडीडी बन गई, बट ये सही नहीं है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, 11,23 को एक सिंगल वैल्यू बना दिया, but they are two different values, right? So what I need to do is I need to split this. So as soon as I do that, see, it did it in the right way. And now this is something like this. इसको आप इस तरह से interpret कर सकते हो. This is like a two-dimensional object where first dimension is a row. This is like a row. Okay, this is another row, but this, like this is one column of the file. This and this is another column of the file, right? Now it makes sense कि एक टेबल की फॉर्मेट में डेटा ये समझ में आ रहा है. ये एक टेबल के तरीके से हो गया कि हर एक जो एरे है ये अंदर इंटरनल लिस्ट, ये एक रो है जिसका मान लो ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, ये एज है, फिर ये एम्प्लॉय आईडी है और ये एज है, राइट? लेकिन ऊपर इट वाज अ सिंगल वैल्यू 11,23. अब ये एज है या क्या है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि दिस इज अ कंकैटिनेटेड वैल्यू, अ सिंगल विच इज रॉन्ग. एक तरह से देखा जाए तो पूरी सिर्फ एक रो की तरह इंटरप्रेट होगी, जबकि ये चार अलग अलग रोज थी. तो वी नीड दिस मैप फंक्शन टू अप्लाई सच ऑपरेशंस on our data. So have you executed this map? But within map, the lambda function, which is nothing but doing a split. Okay, it's clear. Gomini, Gomini, I'm not able to hear you in case you are speaking, so please ping me. Is it clear? Okay, okay, take your time, because this is one of the most important thing I am telling you. Spark में ये जो मैप वाला फंक्शन जो मैंने आपको पिंग किया है, this is one of the most important thing. And then this lambda function. So ultimately कभी भी आपको किसी भी ये पूरी एक आरडीडी है, उस आरडीडी के हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई फंक्शन चलाना है तो मैप इज द वे. फंक्शन कोई भी हो सकता है. यहाँ हमने लैम्डा फंक्शन के थ्रू किया, कल को कोई और भी फंक्शन यूज कर सकते हैं. और लैम्डा फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या है? स्प्लिट. स्प्लिट इज द लॉजिक.
So now I have pinged you another function. Instead of map, flat map. बस मैप की जगह फ्लैट मैप कर दिया, बाकी सब सेम है. अब इसमें फर्क क्या है? लेट मी शो यू. So see, the difference between map and flat map is, flat map अगर इन दो वैल्यू को स्प्लिट कर रहा है 11 और 23 को, तो उन्हें स्प्लिट तो कर देगा बट ग्रुप नहीं करेगा. मतलब एक तरह से बाकी सबके साथ ही उसको प्रिंट कर दे रहा है. फ्लैट मैप is like you flatten the data. Internally there is no sub lists. ये सब हटा देता है वो. मतलब मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है कि कई बार आपको फाइल के अंदर सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो काउंट करने हैं. मान लो ये होता A, ये होता B, फिर होता A और C. इस तरह से अगर वर्ड्स होते और मैं आपको बोलता कि Aditi or Gomini, can you tell me how many times word A is coming in this particular file? So in that case you use flat map, because it will be like A, B, A, C. मतलब सबके सब वर्ड एक एरे के अंदर आ गए. अब इस एरे में मैं इजीली बता सकता हूं कि A कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है. But now this is also known as tokenization, if you have heard about it. Tokenization. Flat map, it's tokenizing everything into separate words. So map we will use when we have to actually do column level processing. Like this is one column, this is another column. That's map. Flat map is like when every value is equal, matlab say they are words, and you just simply do word count. There is no concept of like, okay, this is separate column, that is separate column. No, flat map. And capital M. Okay, flat map mein M capital hai. That's why I was facing some error. I was doing small. So you see the difference between these three. First is when you directly read a file, when you do a map, and when you do a flat map. So map is something like table, and flat map is something simply like tokens, the words. Please try these and इनको सेव करते रहो कहीं ना कहीं पे. So ultimately this is the first, then this is map, this is flat map. And ये इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है. जब भी आप स्पार्क के इंटरव्यू में जाते हो तो मैप और फ्लैट मैप इज मैंडेटरी. कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फ्लैट मैप, और कैन यू राइट दिस क्वेरी लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन वाली. ओके, what this is doing, this is the most important and simple concept. सब कुछ सिंपल है बट चीजें बहुत सारी हैं. दैट्स द ओनली थिंग इन अडू. सो वी विल टेक 5 minutes ब्रेक. आप लोग ये कर लो एक बार. विल कनेक्ट एट 12:06. okay, meanwhile practice this, see how the data is different in each of these cases. मैं ये सारी कोड आपको अलग से भी शेयर कर दूंगा.
Okay, so let's connect after 5-6 minutes.